सो हेलो एवरीवन। तो आई होप आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज समझ आ रही हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर के पहले 3 लेक्चर आपने मजे से आई होप कर लिए होंगे। तो आज बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 4 की। इसमें पहले हेडिंग डाल लो आप, एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4। आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो डाल लो हेडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4। कॉपी पेन निकाल लो। आई होप आप नोट्स बना रहे हो लगातार। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। सिर्फ पॉपकॉर्न खाने से, तारक मेहता देखने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 4 हम ले रहे हैं। अभी तक हमारे लेक्चर के अकॉर्डिंग हम देखें तो रदरफोर्ड मॉडल हमने डिस्कस कर लिया था और हमने आगे देखा था कि मैक्सवेल थ्योरी की आने के बाद रदरफोर्ड मॉडल डिस्कार्ड हो गया था, क्योंकि मैक्सवेल थ्योरी ये बोलती थी कि कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा वो हमेशा क्या करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग रदरफोर्ड भाई साहब उसका जवाब नहीं दे पाए थे कि अगर एनर्जी क्योंकि वो लॉस करेगा तो ऐसे एक टाइम आएगा कि इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता स्पाइरल पाथ में घूमता घूमता एक बार आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम आपका खत्म हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग रदरफोर्ड का मॉडल आपका अनस्टेबल हो गया था। उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताया नहीं था। ये हम सब कुछ देख चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 2 में ही। तो आगे अब बात करते हैं। अब यार जब रदरफोर्ड मॉडल आपका डिस्कार्ड हो गया था तो एक नवा मॉडल बनना शुरू हुआ जिसको हम बोलते हैं बोहर्स मॉडल। 1-2 लेक्चर के बाद उसको देखेंगे हम। तो बोहर्स मॉडल बनना शुरू हुआ था। ठीक है, जब बोहर मॉडल बनना शुरू हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है आपके जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, राइट। तो उसमें जाने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट अपने अच्छे करने होंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो जब बोहर मॉडल की डेवलपमेंट होने लग गई थी, है ना, जब बोहर मॉडल का विकास होने लग गया था, डेवलपमेंट होने लग गई थी, तो 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मेजर रोल में आए थे। कौन से 2 कंसेप्ट थे? पहला कंसेप्ट था ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अभी सब देखेंगे हम क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये थी, है ना, जब बोहर मॉडल की डेवलपमेंट हो रही थी, रदरफोर्ड मॉडल डिस्कार्ड हो गया था, अब नवा मॉडल बनना शुरू हुआ, एक नवे मॉडल का जन्म होना शुरू हुआ। तो जब बोहर्स मॉडल का जन्म होना शुरू हुआ तो 2 कंसेप्ट मेन रोल में आए थे। पहला था ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी देखेंगे क्या होता है, राइट। आगे दूसरा जो कंसेप्ट आया था वो था एटॉमिक स्पेक्ट्रा का। क्या था? एटॉमिक स्पेक्ट्रा का कंसेप्ट। ये 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मेन रोल में आए थे जब बोहर्स मॉडल की डेवलपमेंट होना शुरू हुई थी। हालांकि एटॉमिक स्पेक्ट्रा तो हम अभी आगे देखेंगे, जब हम बोहर्स मॉडल कर लेंगे उसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रा करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोहर्स मॉडल के बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रा करने में ज्यादा मजा आपको आएगा। ठीक है, उसमें ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, हम ज्यादा डीप तक जा पाएंगे। पहले कर लेंगे बोहर मॉडल से तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम बोहर्स मॉडल के बाद करेंगे, फिर आपको क्लियर एंड क्रिस्टल हो जाएगा कैसे आपको करना है। अच्छा, फिलहाल आज हम बात करेंगे बेसिकली ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, तो ये 2 कंसेप्ट आपके इंपॉर्टेंट रोल में आए थे जब डेवलपमेंट हो रही थी बोहर्स मॉडल। ठीक बात है। अच्छा, तो अब फिलहाल बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। देखो, जब क्या हुआ, अब ना उस टाइम पे बहुत ही युद्ध चल रहा था आपस में, साइंटिस्ट के बीच में बहुत युद्ध चल रहे थे, एक दूसरे फाइट कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। क्या हो रहा था, कुछ लोग बोल रहे थे कि लाइट जो है, कुछ बोल रहे थे कि लाइट आपकी क्या है, एक पार्टिकल है, लाइट का एक पार्टिकल नेचर है। कुछ लोग बोल रहे थे कि लाइट का पार्टिकल नेचर है और कुछ लोग बोल रहे थे कि लाइट का आपका वेव नेचर है, लाइट का आपका वेव नेचर है। ठीक है, हालांकि आज हमें जो 2 चीजें करनी है, हमें आज करना है मैक्सवेल की थ्योरी। ठीक है, मैक्सवेल की थ्योरी आज हम करेंगे और एट द सेम टाइम आज हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी करेंगे। तो हमें ये 2 थ्योरी वैसे देखनी है, लेकिन मैं तब भी जो ये मैक्सवेल की थ्योरी और प्लैंक्स की थ्योरी थी ना, ये 18वीं सदी की थ्योरी थी, मतलब 18th सेंचुरी की।
18th सेंचुरी की। आपके सिलेबस में यही दो थ्योरी है, मैक्सवेल की थ्योरी और आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। लेकिन मैं तब भी आपको 17वीं सदी के दो लोगों के बारे में बताना चाहता हूं, उनको भी मैं क्रेडिट देना चाहता हूं इस मामले में। देखो, एक पहले भाई साहब थे न्यूटन, आप जानते हो आइजैक न्यूटन को, ही सेब वाले अंकल, है ना, जिनके ऊपर सेब गिरा था। स्टोरी है, वैसे तो ऐसे डिस्कवरी नहीं होती कि सेब गिर गया है, तो बस स्टोरी बना दी गई है, ठीक है। बहुत पीछे उसके साइंस और बहुत थिंकिंग होती है। अच्छा, तो अब क्या हुआ था, सबसे पहले न्यूटन आए थे। न्यूटन ने बोला था कि लाइट आपकी एक पार्टिकल नेचर की है, और उन्होंने एक थ्योरी दी थी जो कि आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, लेकिन मैं क्रेडिट देना चाहूंगा। उन्होंने एक थ्योरी दी थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार, वैसे आपके काम के नहीं है। तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी। इस थ्योरी का मेन कहना यह था कि लाइट एक टीनी टीनी पार्टिकल्स के फॉर्म में आती है, कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। इसकी थ्योरी का कहना यह था, ठीक बात है, ठीक है। और इस थ्योरी ने काफी फिनोमिनास को एक्सप्लेन भी किया था, जैसे कि रिफ्लेक्शन। आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन छोटी क्लास में पढ़ा होगा। हम हालांकि ऑप्टिक्स में फिजिक्स जब करेंगे तो उधर ऑप्टिक्स में बहुत डिटेल में इनके 2-2 घंटे के लेक्चर भी लेंगे, ठीक है, तो हम बहुत डिटेल में भी करेंगे, लेकिन आपको मोटा मोटा आइडिया होगा कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि ऐसे लाइट आई और ऐसे बाउंस बैक हो गई, इसको रिफ्लेक्शन बोलते थे। और रिफ्रैक्शन क्या होता था कि ऐसे लाइट आई और इस मीडियम से ऐसे निकल गई, है ना, उसको रिफ्रैक्शन बोलते थे। कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रैवल करती है तो उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक बात है। अच्छा, बैंडिंग ऑफ लाइट जो होती है ना, तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो न्यूटन भाई साहब ने दी थी, ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने माना कि लाइट का कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। कि लाइट जो है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। कॉर्पस्कुलर थ्योरी का कहना यह था, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना वैलिड भी हो रहा था, ये अच्छा प्रूफ भी हो रहा था। लेकिन दो फिनोमेना और हैं यार, दो फिनोमेना और हैं, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, देखो ये ऑप्टिक्स के कंसेप्ट हैं, वेव ऑप्टिक्स के दोनों टर्म्स हैं। मे भी आपको पता हो, मे भी आपको ना पता हो, मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको नहीं पता होगा, ठीक है। लेकिन ये वेव ऑप्टिक्स के टर्म्स हैं, इन पे हम बहुत बड़े बड़े लेक्चर लेंगे। लगभग इंटरफेरेंस का मान के चलो मैं 3 घंटे तक का लेक्चर लूंगा, इतना बड़ा लेक्चर होगा, बहुत डीप में, बहुत अंदर तक जाएंगे। और डिफ्रैक्शन का भी ऐसे 3-4 घंटे का लेक्चर होगा, ठीक है। तो अभी इधर मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, जितना जरूरत है उतना तब भी आपको बता दूंगा। वैसे इधर केमिस्ट्री में समझाया भी नहीं जाता, बस बता दिया जाता है कि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन नहीं शो करते, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा। बाकी इसको हम डिटेल में फिजिक्स में तो देखेंगे, आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब लेकिन कुछ जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को तो एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन जैसी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। क्योंकि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन जो है ना, ये वही लोग शो कर पाते हैं, वही चीज शो कर पाती है जिसमें वेव नेचर हो। और कॉर्पस्कुलर थ्योरी या न्यूटन भाई साहब ने तो ये माना था कि इसमें पार्टिकल नेचर है। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, इस करके ये थ्योरी आगे जाके डिस्कार्ड हो गई थी। हालांकि इसने पार्टिकल नेचर के बारे में बताया था, जो कि आगे जाके कुछ ना कुछ हद तक सही भी है। आगे हम देखेंगे, आगे जैसे जैसे आप जाओगे देखेंगे, ठीक है। फिर उधर से इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के लिए एक नवे भाई साहब आए, जिनको बोलता है ह्यूगन्स भाई साहब, ठीक है। एक ह्यूगन्स भाई साहब आए, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देख लेना जैसे भी हो, मे बी उन्होंने जी साइलेंट हो उनके नेम पे, अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जी साइलेंट हो जो भी हो, हमें मतलब है काम से। तो एक नवे भाई साहब आए, उनका नाम था ह्यूगन्स, है ना, ह्यूगन्स भाई साहब आए। आपको मैं वेव ऑप्टिक्स में फिजिक्स में पढ़ाऊंगा भी ह्यूगन्स के प्रिंसिपल, है ना, ह्यूगन्स के प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा। तो इन्होंने वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया, इन्होंने प्रपोज किया वेव नेचर ऑफ लाइट। इन्होंने बोला कि लाइट का वेव नेचर होता है, और उनके अकॉर्डिंग इन्होंने इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन भी किया। देखो डिफ्रैक्शन वैसे होता क्या, अगर छोटा सा मैं समझाना चाहूं, जैसे मान लो पहले इंटरफेरेंस तो इजी है, डिफ्रैक्शन पहले समझ लो। जैसे मान लो ये बीच में मैंने एक ऑब्स्ट्रैक्ट, जैसे इधर से मान लो लेयर्स आ रही हैं, इधर से मान लो पानी की लेयर आ रही है ना, पानी की लेयर्स आ रही है ऐसे ऐसे, ठीक है। अब मान लो मैंने बीच में एक ऑब्स्ट्रैक्शन लगा दी है, बीच में मैंने क्या किया, इधर से पानी की लहर आ रही है आराम से,
ठीक है, पानी की लहर आ रही है, इधर बीच में मैंने एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा दी, मतलब ऊपर और नीचे से इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया कि छोटा सा ही एक, बस छोटा सा ही एक रास्ता दिखाया मैंने इस पानी को इधर से इधर जाने के लिए, मतलब इस साइड आने के लिए मैंने एक छोटा सा रास्ता ही दिया, मतलब मैंने क्या किया, ऑब्स्ट्रक्शन लगा दी, एक रुकावट लगा दी बीच में, है ना, एक रुकावट लगा दी। तो क्या आपको ये फील हो रहा है कि जो ये जो आपकी लेयर्स ऐसे ऐसे करके आ रही हैं, सीधी सीधी आ रही हैं, जब इस होल से निकलेंगी वो कुछ ऐसे ऐसे करके निकलेंगी, बोलो भाई, ऐसे ऐसे करके निकलेगी, कुछ फील आ रहा है? अरे यार लेयर ऐसे ऐसे जा रही है, बीच में एक छोटी सी ऑब्स्ट्रक्शन आई तो लेयर ऐसे ऐसे करके बेंड हो जाएगी ना, ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है, इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन, इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। मैंने जस्ट अभी आपको ओवरव्यू दिया है, जस्ट मैंने आपको अभी एक ओवरव्यू दिया है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, जब बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, जब आपकी कोई भी बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। जैसे हमने भेजी थी, ये आपकी वाटर की लेयर जा रही थी, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आई तो लाइट आपकी, ये आपकी जो रेज, ये आपकी वेव्स थी, ये बेंड हो गई, जो आपकी वाटर की वेव्स थी वो बेंड हो गई, ठीक है, इसी को डिफ्रैक्शन बोलते हैं, डिटेल में हम फिजिक्स में देखेंगे। अच्छा, तो ठीक है, ये डिफ्रैक्शन होता है आपका। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस जैसे आपको पता है ना, दखल अंदाजी करना, आपको हिंदी में मतलब तो पता ही है उसका, जैसे हिंदी में इसका मतलब क्या है इंटरफेरेंस का, कि किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना, जैसे तो दखल अंदाजी करना। तो वेव्स के केस में इंटरफेरेंस क्या होता है? लगभग वैसा ही होता है। देखो, इंटरफेरेंस का मतलब होता है, इंटरफेरेंस का मतलब होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेव्स, या उससे भी ज्यादा भी ले सकते हो, पहले दो वेव्स को ही करते हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेव्स। जैसे मान लो एक वेव आपकी ये रही, ये आपकी एक वेव ऐसी जाती है ना, या साइनसोइडल फॉर्म में होती है, एक वेव आपकी ये है, ठीक है, दूसरी वेव मान लो ये है आपकी, दूसरी वेव ये है। अब ये दो वेव हैं, आप दोनों को देख रहे हो कि सेम फेस में ही है। सेम फेस का मतलब क्या, कि इसका पहला साइकिल अपवर्ड है, इसका भी पहला साइकिल अपवर्ड है, इसका दूसरा साइकिल, जो इसका हाफ साइकिल जो पहला है वो भी अपवर्ड है, इसका भी हाफ साइकिल जो डाउनवर्ड है, इसका जो फर्स्ट डाउनवर्ड हाफ साइकिल है वो भी डाउनवर्ड है। मतलब देख रहे हो ना आप, सेम साइकिल में ही है यार, सेम ही आपके फेस में है, सेम फेस में ही है ना, इसका पहला अपवर्ड, इसका भी पहला अपवर्ड, इसका फिर डाउनवर्ड, तो सेम फेस में है। तो जब दो वेव्स आपकी सेम फेस में होती हैं, दो वेव आपकी सेम फेस में होती हैं, तो ये ऐड होके आपको एक नवी वेव देती हैं, जिसका एम्पलीट्यूड इन दोनों का एडिशन होता है। इन दोनों का सिंपल एडिशन नहीं होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वेक्टर के अकॉर्डिंग होता है, वो हम देखेंगे फिजिक्स में, ठीक है। अभी के लिए बस आप इतना याद रखो कि जब दो वेव ऐसे सेम फेस में हो, तब वो ऐड होकर एक नवी वेव देती हैं, जिसका एम्पलीट्यूड इन दोनों का एडिशन से बना होता है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, मतलब, राइट। अच्छा, इसी तरह ये आपकी सेम फेस की बात होगी, मतलब एक वेव की दूसरे वेव के साथ इंटरफेरेंस की, मतलब ए वेव जा रही थी, इसमें इस वेव ने दखल अंदाजी की, जिसके कारण चेंजेस आ गए, मतलब आपकी नवी वेव बन गई, उसका एम्पलीट्यूड एम्पलीफाई हो गया, है ना। इसी तरह दो डिफरेंट वेव ले सकते हो आप, मतलब आउट ऑफ फेस में दो वेव हैं। मान लो एक वेव तो ऐसी थी आपकी, एक वेव ऐसी थी, और दूसरी वेव मान लो आपकी ऐसी है, दूसरी वेव मान लो आपकी ऐसी है। अब ये देखो आउट ऑफ फेस लग रही है आपको, इसका ऊपर है पहले, इसका नीचे है, मतलब आउट ऑफ फेस है, ठीक है। तो जब आउट ऑफ फेस होंगी, तो आपका जो रिजल्टेंट आउटपुट होगा, वो पहले इन दोनों के एम्पलीट्यूड से छोटा होगा, है ना। ए इसके लोब से कुछ कैंसलेशन होगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी ना, इसके एम्पलीट्यूड से कुछ सब्ट्रैक्शन होगी, और जो आपकी फाइनल वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड छोटा होगा इन दोनों से, मतलब सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो जब दो वेव आउट ऑफ फेस होती हैं, तो उधर सब्ट्रैक्शन होती है, तो इनको ही इंटरफेरेंस बोलते हैं, कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव व्हेन टू वेव इंटरैक्ट विद ईच अदर, इट इज नोन एज इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का बेसिक कंसेप्ट है, ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है, बाकी हम फिजिक्स में तो देखेंगे ही, ठीक है। तो इंटरफेरेंस और आपका डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट न्यूटन भाई साहब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो उसको एक्सप्लेन किया ह्यूगन भाई साहब ने। उन्होंने प्रपोज किया कि लाइट का वेव नेचर है, और उसके अकॉर्डिंग ए इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन का फिनोमेना एक्सप्लेन हो रहा था। और आगे जाके डेविसन एंड जर्मर भाई साहब ने, डेविसन एंड जर्मर, ये दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर इस डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के कंसेप्ट को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी कर दिया था, इन दोनों ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी कर दिया था। हम फिजिक्स में देखेंगे ये चीजें, टेंशन नहीं लेनी, अभी बस आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। कि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन क्या होता है, मैंने छोटा छोटा आपको बता दिया कि डिफ्रैक्शन ऑब्स्ट्रक्शन जब आए
तो आपका बेंडिंग हो जाना लाइट का या वेव का, उसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और इंटरफेरेंस, दो वेव का आपस में इंटरफेयर करना, इंटरैक्ट करना, उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन को आपकी न्यूटन भाई साहब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, उसको एक्सप्लेन किया ह्यूगन भाई साहब ने। उन्होंने माना कि लाइट का वेव नेचर है और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करके दिखाया। आगे जाके उसको एक्सपेरिमेंटली डेविसन और जर्मन भाई साहब ने प्रूफ भी कर दिया था। ठीक बात है, इधर तक समझ आ रहा है? ठीक है, तो एक बहुत कॉन्ट्राडिक्शन चल रही थी, कोई लाइट को वेव नेचर मान रहा था, कोई लाइट को आपका पार्टिकल नेचर मान रहा था। ठीक है, 17वीं सेंचुरी की बात बता रहा हूं। अब बात करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी तक तो मैंने जस्ट एक आपको ओवरव्यू दिया है कि क्रेडिट देना चाहिए इनको भी, है ना। इन लोगों ने भी कुछ काम किया है, न्यूटन भाई साहब ने और ह्यूगन भाई साहब ने भी एक शुरुआत की थी, तो इनको क्रेडिट देना चाहिए। हम सीधा अपने सिलेबस से नहीं शुरू कर सकते, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं जो आपकी मेन थ्योरी है आपके। अब 18वीं सदी की बात करते हैं। ये तो हमारे 17वीं सदी की थ्योरीज थी। ठीक है, हमारे सिलेबस में 18वीं सदी से थ्योरी जो है वो आपके सिलेबस में है। पहली थ्योरी है उसमें मैक्सवेल की थ्योरी, है ना। मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। लिखो पहली थ्योरी। पहली थ्योरी है आज की हम जो करने जा रहे हैं, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इसकी बात करते हैं। ठीक है, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वेव नेचर पे बेस्ड थी। मतलब इन्होंने बोला कि लाइट एक वेव नेचर है। इन्होंने क्या बोला कि लाइट एक वेव नेचर है। ठीक है, पहली बात तो ये इन्होंने बोला कि लाइट एक वेव नेचर है, वेव नेचर ऑफ लाइट पे बेस्ड थी, वेव नेचर ऑफ लाइट पे वेव्स बेस्ड थी। ठीक है, मतलब इन्होंने ये बोला कि जैसे जो लाइट है आपकी, उस किसी स्पेस में जब आपकी कोई लाइट है या दूसरी जितनी भी रेडिएंट एनर्जीज हैं, है ना, जैसे आपकी इंफ्रारेड रेज हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, जितनी भी आपकी रेडिएंट एनर्जीज हैं और लाइट भी, ये सारी की सारी वेव के फॉर्म में प्रोपगेट करती है। मतलब वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है स्पेस में। स्पेस में वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। मतलब वेव के फॉर्म में कैसे, ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे आपकी वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। ऐसे ऐसे वेव की फॉर्म में एक लाइट जो आती है आपको ऐसे सीधी दिख रही है, जो वो एक्चुअल में ऐसे वेव के फॉर्म में ऐसे ट्रैवल करती है ना, ऐसे करके वेव के फॉर्म में ऐसे ट्रैवल करती है। इनके अनुसार ये था। अच्छा, मतलब वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, तो इसका मतलब है, मतलब कहने का मतलब है कि कंटिन्यूस इमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी करती है। कंटिन्यूस इमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी करती है। ठीक है, अब लाइट, अगर आपकी जो वेव्स हैं, आपकी जो लाइट है या जितनी भी दूसरी रेडिएंट एनर्जीज हैं, अगर वो वेव के फॉर्म में जा रही है, तो वेव एक कंटिन्यूस चीज है। वेव एक कंटिन्यूस चीज है ना, कंटिन्यूस चीज है। तो इनके अनुसार ये था कि जब वेव, इन्होंने बोला कि वेव नेचर है लाइट का, इन्होंने बोला लाइट का वेव नेचर है। मतलब आपकी जितनी भी आपकी लाइट, जो लाइट है आपकी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितनी भी हैं, वो सारी की सारी वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है स्पेस में। मतलब वो कंटिन्यूस इमिशन या अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी करती है। मतलब या तो कंटिन्यूसली या अपनी एनर्जी को इमिट करती रहती हैं या अब्जॉर्व करती रहती हैं। इनका कहना यह था कि कंटिन्यूस इमिशन होती रहती है। मतलब वो जो वेव्स आ रही है वो लगातार एनर्जी को रिलीज करती रहती है या एनर्जी को लगातार ऑब्जॉर्व करती रहती है। इनका कहना यह था। ठीक बात है। अच्छा, तो इन्होंने ये बोला, ठीक है, और इन्होंने इन सारी वेव्स का नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन सारी वेव्स का नाम दिया, क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों रखा गया? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। इस इलेक्ट्रो आया इलेक्ट्रिक फील्ड से, मैग्नेटिक आया मैग्नेटिक फील्ड से, कि इन सब वेव्स में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ना कैसे होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। मतलब अगर जैसे ए मान लो, ए आपकी एक्स एंड वाई एक्सिस है, अज्यूम इतना विजुलाइज आप कर सकते हो, बड़े बच्चे हो आप। ए आपकी वाई एक्सिस है, ए आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक बात। या ये मान लो ए आपकी ऐसे है ना, ए मान लो आपकी वाई एक्सिस है, ए आपकी एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में एक वेव ऐसे जा रही है, ए एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में एक आपकी मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव है, और वाई एक्सिस में ऐसे आपकी
वाई एक्सिस में आपकी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड वाली वेव है, समझ रहे हो ना। ए आपकी मान लो ए वाई एक्सिस है, ए एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में ऐसे आपकी मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव है और वाई एक्सिस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड वाली वेव है। तो इनका कहना यह था कि सारी जो जितनी भी वेव्स हैं उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोला इन्होंने, क्योंकि उन सब वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होती थी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे। मतलब अगर एक एक्स एक्सिस में ऑसिलेट कर रही है तो दूसरी वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर रही होती। इनका कहना यह था, इसलिए इन्होंने नाम दिया था इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक बात है। और इन्होंने ये बताया था कि इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आगे इन्होंने ये बताया कि हर एक जो आपकी जितनी भी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सब सेम स्पीड से ट्रैवल करती है, सब की सब सेम स्पीड से ट्रैवल करती है, इन्होंने ये बताया। ठीक है। और जब वैक्यूम में बात करें, अगर हम वैक्यूम में बात करें तो वैक्यूम में उन सब वेव्स की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। स्पीड ऑफ लाइट भी होती है, इसी को स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सेम स्पीड में ट्रैवल करती हैं और वैक्यूम में उनकी स्पीड इतनी होती है। ठीक बात है। अच्छा, एक चीज इन्होंने और बताई थी, कि इनको कोई नो मीडियम रिक्वायर्ड, इनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, नो मीडियम रिक्वायर्ड। ठीक है। इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे हमारी साउंड है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो इसके लिए हमें एक एटमॉस्फेयर चाहिए। आप स्पेस में जाके बोलोगे किसी को सुनता नहीं है, स्पेस में किसी को नहीं सुनता है। ठीक है। तो आपको साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है, लेकिन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम नहीं चाहिए होता है। देखो आपका जो सन है, सन स्पेस में है और स्पेस में आपका मीडियम तो कोई है नहीं, उधर एटमॉस्फेयर तो कुछ है नहीं, तो उधर से तब भी आपकी वेव्स तो आ रही है, सन से आपकी इंफ्रारेड रेज आती हैं, आगे जाके चेंज होती हैं, तो आपकी रेज सन से आ रही होती हैं, आपकी रेज सन से आ रही होती है, तब भी आ रही है जब मीडियम उधर नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 3 चीजें इन्होंने बताई थी। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने माना कि जो लाइट है वो वेव नेचर प्रोपोगेट करती है, मतलब जो जितनी भी लाइट है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है स्पेस में। आगे इन्होंने बताया मतलब वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, मतलब वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है मतलब कंटिन्यूअस इमिशन या अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी करती है, या तो कंटिन्यूअसली इमिट करती है एनर्जी को या कंटिन्यूअसली अब्जॉर्व करती है एनर्जी को, इन्होंने बोला। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होती है ना, एक इधर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही होती है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, इनकी सेम स्पीड होती है, नो मीडियम रिक्वायर्ड। ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ये 3 इसकी प्रॉपर्टी थी कि पहली चीज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, सेम स्पीड से ट्रैवल करती है सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इनमें कोई मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होती, इनमें कोई मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये थी आपकी मैक्सवेल की थ्योरी, ये थी आपकी मैक्सवेल की थ्योरी। आगे अगर मैं बताऊं, ठीक है, मेन तो बात तो ये थी कि हर एक वेव आपकी कंटिन्यूअस इमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी करती है, इनके अकॉर्डिंग मेन हाईलाइटेड पॉइंट यही था। ठीक है। अगर मैं आगे जाने से पहले थोड़ा वेव की ना कुछ बेसिक टर्म्स आपको बताना चाहता हूं, मे भी आपको पता ना हो, जैसे कि वेव लेंथ क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, उसको एक बार समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है। जैसे आपकी वेव मैंने बनाई हुई है ना, एक आपकी मैंने वेव बनाई हुई है, तो इस वेव में देखो इस चीज को बोलते हैं क्रेस्ट, इस चीज को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, और इस चीज को बोलते हैं ट्रो। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं ट्रो। ठीक है। आर में भी साइलेंट हो, मुझे इतना मतलब नहीं है, हम इंग्लिश के टीचर नहीं है। ठीक है। ट्रो बोलो, टो बोलो, जो मर्जी बोलो। ठीक है। और इसी तरह ए भी आपकी क्रेस्ट है। ठीक है, ए भी आपकी क्रेस्ट है, ए आपकी ट्रो है। ठीक है। तो मतलब क्रेस्ट तो आप समझ रहे हो क्या होता है, जैसे आपकी वेव जा रही है ना, ऐसे ऐसे जाए वेव, ऐसे ऐसे जाती जाएगी ना, ऐसे ऐसे जाती जाएगी, तो वेव है आपकी। तो क्रेस्ट क्या होता है, जो वेव का मैक्सिमम पीक अपवर्ड साइकिल का, अपवर्ड हाफ साइकिल है, उसका जो मैक्सिमम पीक पॉइंट होता है ना, मैक्सिमम पीक पॉइंट, उसको बोलते हैं क्रेस्ट, है ना, उसको बोलते हैं क्रेस्ट। और ये ट्रो क्या होता है, आपका जो डाउन मतलब जो नीचे वाली जो वेव है, नीचे वाला हाफ साइकिल है, उसका जो मिनिमम पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ट्रो। ठीक है। एक क्रेस्ट है आपकी, मतलब ये वाला साइकिल आपका क्रेस्ट है, ये वाला आपका ट्रो है। ठीक बात है। अच्छा, वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ होती है एक क्रेस्ट से दूसरी सक्सेसिव क्रेस्ट, मतलब एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ।
है ना, या एक थ्रो से दूसरे थ्रो तक का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं वेवलेंथ। दोनों में से किसी को भी डिफाइन कर सकते हो, चाहे क्रस्ट के बेस में देख लो या थ्रो। मतलब जो दो सक्सेसिव थ्रो या दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच का जो इनके जो मैक्सिमम पीक को ज्वाइन कर दे और उनका जो उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ। वेवलेंथ को किससे डोनेट करते हैं? वेवलेंथ को हम डोनेट करते हैं वेवलेंथ क्या होता है, इसको हम डोनेट करते हैं लैम्डा से, है ना, लैम्डा से डोनेट करते हैं। और ये क्या होता है? इट इज ए डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और टू सक्सेसिव थ्रो, ठीक है, ये होती है आपकी वेवलेंथ। अच्छा, एक आता है आपका एक और चीज आती है वेव नंबर। एक आता है आपका वेव नंबर। वेव नंबर को डोनेट करते हैं म्यू बार से। किससे? म्यू बार से वेव नंबर को डोनेट करते हैं। वेव नंबर आपका बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ लो, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज ए वेव नंबर। ठीक है, मैं कुछ टर्म्स बता रहा हूं जो कि वेव्स में यूज होती है ना, वेव्स के केस में कुछ बेसिक टर्म्स है जो कि यूज होती हैं। पहली चीज है वेवलेंथ की, उस वेव की वेवलेंथ कितनी है या उसका वेव नंबर कितना है। तो वेव नंबर आपका होता है रेसिप्रोकल ऑफ ए वेवलेंथ इज नोन एज ए वेव नंबर। ठीक है, वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम डोनेट करते हैं म्यू से, फ्रीक्वेंसी को हम डोनेट करते हैं म्यू से, और म्यू बराबर होता है आपका सी बाय लैम्डा के। म्यू बराबर होता है सी बाय लैम्डा के, जिसमें सी आपकी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड सी क्या है आपकी? स्पीड ऑफ लाइट। तो और जो कि जिसकी वैल्यू क्या है आपकी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस स्पीड से ट्रैवल करती है वैक्यूम में, तो सी आपका इतना है। ठीक है, तो म्यू आपका बराबर होता है सी बाय लैम्डा के। म्यू बराबर होता है सी बाय लैम्डा के। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि फ्रीक्वेंसी का अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं एक सेकंड में, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब जैसे ए आपका एक साइकिल है ना, ए इधर से लेके इधर तक ए आपका एक साइकिल है ना। जब वेव ने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ही इसका एक साइकिल इधर ही कंप्लीट हुआ, ए पूरा इसका एक साइकिल है, उसके बाद दूसरा साइकिल है ना, समझ रहे हो। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि उसने एक सेकंड में, किसी वेव ने एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट किए, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर कोई वेव एक सेकंड में 10 साइकिल, एक सेकंड में ऐसे 10 साइकिल कंप्लीट कर ले, तब उसको बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। समझ रहे हो। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज नोन एज ए फ्रीक्वेंसी। बात क्लियर है? अच्छा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है म्यू बराबर होता है सी बाय लैम्डा के। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इधर से आपका जोड़ता है। ठीक है, एक चीज और, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या होता है? तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव होता है ए, जैसे क्रस्ट के अगर फॉर्म में डिफाइन करना चाहिए या टोरो के फॉर्म में। ठीक है, चाहिए आप क्रस्ट के फॉर्म में देख लो, इट इज अ हाइट ऑफ द मैक्सिमम पीक। ठीक है, हाइट कितनी है मैक्सिमम पीक की, या डेप्थ कितनी है मैक्सिमम डाउन पीक की, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये दोनों आपके, चाहिए आप क्रस्ट के फॉर्म में डिफाइन कर लो, तो ये भी आपका एम्पलीट्यूड है, ये भी आपका एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड आप समझ रहे हो ना कि हाइट कितनी मैक्सिमम हाइट है या कितनी मैक्सिमम डेप्थ है, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड को हम, आपने देख लिया कि एम्पलीट्यूड आपका ये होता है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम डेप्थ उस नाउन एज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। अच्छा, एक चीज और होती है टाइम पीरियड। टाइम आपको पता है वैसे टाइम पीरियड जो है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। टाइम पीरियड आपका रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो टाइम पीरियड वैसे होता है क्या है कि एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ए वेव। कि एक साइकिल को कंप्लीट, वेव की एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ वेव। ठीक बात है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं वेव्स की, में जो मैंने आपको बता दिया। क्रस्ट क्या होता है? जो अपवर्ड पॉइंट होता है मैक्सिमम पीक वाला, तो आपका डाउनवर्ड वाला जो मैक्सिमम पॉइंट होता है मैक्सिमम डेप्थ वाला, उसको क्रस्ट और थ्रो बोलते हैं। दो क्रस्ट या दो थ्रो के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं, डोनेट करते हैं लैम्डा से। वेव नंबर होता है आपका रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, उसको वेव नंबर बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी आपकी म्यू बराबर सी बाय लैम्डा होता है। एम्पलीट्यूड आप ए से डोनेट कर सकते हो। टाइम पीरियड आपका होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो कि बेसिक टर्म्स हैं आपकी, जो वेव्स में यूज होती हैं। ठीक है, जिसमें इस पे कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है कि आपको बोला हो, जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो इस पे। ये वेव वाली चीजें क्लियर है, छोटी छोटी बेसिक सी टर्म्स है इसकी। वेवलेंथ क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये सब हमने देख लिया है ना। अच्छा, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो, करना है तो अगर एक छोटा सा क्वेश्चन करना है तो कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो आप खुद भी कर लेते,
लेकिन चलो थोड़ा सा आपका भी मूड बना रहे उसके लिए करा देते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है, ए लाइट, लेट्स से ए येलो लाइट is emitted by a lamp having wavelength 600 nanometer. Find frequency. आपसे फ्रिक्वेंसी पूछ रहे हैं, निकालो, पोज करके निकालो जल्दी जल्दी। ठीक है, एक लैंप है जो कि येलो लाइट को, पीले कलर की लाइट को इमिट कर रहा है, उसकी वेवलेंथ आपको बताइए, फ्रिक्वेंसी आपसे पूछ रहे हैं। तो आपको क्लियरली पता है, अगर इसका हम सोल्यूशन लिखें तो आपको क्लियरली पता है म्यू बराबर होता है c बाय लैम्डा के, जिसमें c की वैल्यू आपको पता है तो आप निकाल सकते हो। तो म्यू बराबर होता है c की वैल्यू आपके 3 × 10⁸ और लैम्डा आपको दिया हुआ है 600, तो 600 नैनोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻1, पता है ना आपको यार, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर के, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो नैनोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको बस सोल्व कर लो। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 3 × 10⁸, नीचे आपका क्या है 6 × 10⁻⁻7। ठीक है, 3/6 आपका 0.5 आ गया, 10⁻15 आ गया। तो इसको जब आप सही करोगे 5 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स आपका आ जाएगी फ्रिक्वेंसी। तो ये आपकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। बस आप म्यू बराबर c बाय लैम्डा करोगे, c की वैल्यू पुट करोगे, लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे, आपको फ्रिक्वेंसी निकल जाएगी, कितनी फ्रिक्वेंसी की वो लाइट इमिट हुई थी। ठीक है, लैम्डा और फ्रिक्वेंसी का आपको रिलेशन पता है। तो ये छोटा सा एक बच्चों वाला क्वेश्चन हमने देख लिया, कभी कभी आ भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा चलें आगे। अच्छा, तो ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, आगे एक स्पेक्ट्रम बना दिया था, क्योंकि अब देखो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इन सबकी स्पीड तो सेम है ना। इन सबकी हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक प्रॉपर्टी थी कि इन सबकी स्पीड सेम होती है, कि दे ट्रैवल विद द सेम स्पीड। तो इन सबकी स्पीड तो सेम है, लेकिन इन सबकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है। मतलब अगर एक्स रे है, जिससे आपके बॉडी का एक्स रे होता है, एक्स रे है, इंफ्रारेड रेज है, रेडियो वेव्स है जो आपकी रेडियो सिग्नल में यूज होती है, तो जितनी भी ये वेव्स हैं इन सबकी स्पीड तो सेम है, लेकिन ये सब डिफरेंट करती हैं एक दूसरे से। इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस है। ठीक है, अलग वेव की अलग फ्रिक्वेंसी होती है, तो उस अकॉर्डिंग एक स्पेक्ट्रम बना दिया गया था, अलग हर एक वेव को डिफाइन कर दिया था, हर एक वेव की एक फैमिली बना दी गई थी। जैसे हम देखते हैं इन्होंने क्या किया था, एक स्पेक्ट्रम बनाया था, ऐसे करके एक स्पेक्ट्रम बनाया था। ठीक है, ऐसे करके एक स्पेक्ट्रम बनाया था, जिसमें आप इधर से अगर मैं शुरू करूं तो सबसे पहले इधर लिया था हमने रेडियो वेव, ये है आपकी रेडियो वेव्स। इन्होंने एक स्पेक्ट्रम बनाया था ना। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि हर एक वेव की टाइप को, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ठीक है, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, कॉस्मिक रेज तो अब नहीं होती, कॉस्मिक रेज चार्ज पार्टिकल्स होती है, चलो उसमें हम नहीं जाते हैं, एक्स रेज, गामा रेज, इन सारी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इन सबकी एक फैमिली बना दी थी, है ना, अलग। क्योंकि हर एक वेव जो है, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, उनकी वेलोसिटी तो सेम है, उनकी वेलोसिटी सेम है, सेम स्पीड से ट्रैवल करती हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस होता है फ्रिक्वेंसी के। और ये डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग उन्होंने 3, 7, 8 फैमिलीज बना दी थी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। उसी को हम लिख रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पहली है आपकी रेडियो वेव्स, दूसरी है आपकी माइक्रोवेव्स, ठीक है। उसके बाद है आपकी इंफ्रारेड, उसके बाद आपकी विजिबल रीजन भी आप बोल सकते हो, विजिबल रीजन, ठीक है। एक्स रेज, उसके बाद है आपकी गामा रेज। तो ये सारी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था ना। तो इसको आप ऐसा भी याद भी रख सकते हो, रेडियो मिर्ची इज वेरी यूजफुल। अल्ट्रावायलेट रेज भूल गए हम, ठीक है। इसको हम इधर आप अल्ट्रावायलेट रेज आती है पहले, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, उसके बाद आपकी आती है गामा रेज,
ठीक है। कॉस्मिक रेज आपकी स्पेक्ट्रम में नहीं लेते हैं क्योंकि स्टडीज हुई थी, उसके बाद पता लगा था कि कॉस्मिक रे के आपकी हाई वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल्स है, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसलिए उसको कॉस्मिक रे में नहीं लेते हैं। अभी भी कुछ बुक गलत छाप देती है, वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल आपकी यही है। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना, जिसमें आपकी वेव्स बताई हुई हैं, ठीक है। 7 तरह की आपकी वेव्स बता दी हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम 7 फैमिली में डिवाइड कर सकते हैं। पहली रेडियो वेव, दूसरी माइक्रोवेव, तीसरी इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे एंड गामा रे। इसको याद कैसे रख सकते हैं? रेडियो मिर्ची इज वेरी यूजफुल फॉर एक्स गामा रेस, ठीक है, एक्स गामा रेस, ऐसे आप याद रख सकते हो। आपका सीरियल वाइज अगर याद रखना है तो रेडियो मिर्ची इज वेरी यूजफुल फॉर एक्स गामा रेस, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। जिसमें रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है 10⁻⁻⁴ होती है, ठीक है, 10⁻⁻⁴ नैनोमीटर, ठीक है। और इधर जो है आपकी 10⁻⁻14, ठीक है, 10⁻⁻14 उल्टा लिख दिया मैंने, 10⁻⁻14 नैनोमीटर इधर होती है, ठीक है। इसकी वेवलेंथ इतनी होती है और इसकी वेवलेंथ, हाँ, इसकी वेवलेंथ +4 होती है, 10⁻⁴ होती है, ठीक है। तो ये वेवलेंथ होती है, मतलब देखो वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जस्ट जितनी भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे आपकी 7 फैमिली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, इनकी बस अरेंजमेंट करना या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी में, उसको ही बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे आपको पता है फ्रिक्वेंसी जो है, फ्रिक्वेंसी c/λ होती है, मतलब फ्रिक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है। तो या तो आप वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आप अरेंजमेंट कर दो, जैसे आपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग देखा तो आपको रेडियो वेव्स की वेवलेंथ जो होती है 10⁻⁴ नैनोमीटर होती है और गामा रेस की होती है 10⁻⁻14 नैनोमीटर। मतलब इधर से जब आप इस साइड आ रहे हो, इस साइड जब आप आ रहे हो तो आपकी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है ना। इधर से आते हैं आपकी वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, जब आप इस साइड से इस साइड आ रहे हो तो आपकी वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। तो मतलब अगर मैं इस साइड से इस साइड जाऊं तो आपकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, है ना। वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में है, तो मतलब जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा, ठीक है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है, गामा रेस की फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है और रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है। तो ये आपका स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें से ए आपका रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, विजिबल रीजन। मतलब आपको जो दिखती है, आपकी जो आंखें हैं वो सिर्फ इसी रीजन को देख पाती हैं। इन सब को आप इंफ्रारेड को नहीं देख पाते, माइक्रोवेव को या रेडियो वेव्स को नहीं देख पाते। अरे यार, आपके घर में अगर रेडियो रखा हो पुराने जमाने का तो आपको रेडियो से निकलती हुई वेव्स ना दिखती हैं, आपको रेडियो से निकलती हुई वेव्स नहीं दिखती हैं। तो आपको सिर्फ ए रीजन दिखता है जिसको विजिबल रीजन बोलते हैं। और इस विजिबल रीजन को, इसी विजिबल रीजन को हम ऐसे लिखते थे ना, विब ग्योर नाम से, विब ग्योर नाम से ऐसे लिखते थे, ठीक है। इस विजिबल रीजन में आपके 7 कलर होते थे, ठीक है, जिसको हम वेव ग्योर बोलते थे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ऐसे हम इसको एक्सप्लेन करते थे, जिसमें आपका इसकी वेवलेंथ होती थी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक जाती थी, ठीक है। मतलब रेड कलर की जो वेवलेंथ थी वो 700 नैनोमीटर थी और वॉयलेट कलर की 400 नैनोमीटर की, और इन सबकी इनके बीच में ही कहीं लाई करती है, ठीक है। तो ये आपका पूरा स्पेक्ट्रम होता है, ये आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए कि रेडियो वेव की फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और गामा रे की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है। और ये आपका विजिबल रीजन है जो कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। तो ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जितनी भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी उनको 7 फैमिली में डिफाइन कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, और वो सबकी एक पर्टिकुलर रेंज बना दी थी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। क्योंकि हर एक जो जितनी भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी स्पीड तो सेम है, लेकिन उनकी वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है। उस अकॉर्डिंग उन्होंने 7 फैमिलीज बना दी थी कि आपकी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे, गामा रेस, ठीक है। तो ये सारी बातें थी यार आपकी मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक फाइनल कंक्लूजन दूं तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वेव नेचर पे डिपेंड करती थी, उसके बाद हमने उसमें चीजें देख ली थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती थी। उसमें उनका मेन कंसेप्ट क्या था कि कंटिन्यूअस इमिशन या अब्जॉर्प्शन होती है एनर्जी की, जबकि उसका वेव नेचर हम अगर कंक्लूड करते हैं कि उसका वेव नेचर है तो कंटिन्यूअस इमिशन या अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है।
ठीक है। फिर हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि सेम स्पीड से ट्रैवल करती हैं। उसके बाद हमने देखा था कि कोई मीडियम उनको रिक्वायरमेंट नहीं होता है। उसके बाद हमने वेव्स की कुछ प्रॉपर्टी देख ली थी, वेव की कुछ बेसिक टर्म देख ली थी, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, सब छोटी मोटी टर्म्स देख ली थी, एक क्वेश्चन हमने कर लिया था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है द अरेंजमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अकॉर्डेंस विद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज नोन एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं ना, कि आपकी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके अरेंजमेंट करना अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था। अच्छा, तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग आपने वेव नेचर को कंक्लूड किया था, और इस अकॉर्डिंग, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका था, आपका डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का कंसेप्ट तो अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा था, क्योंकि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को कंसेप्ट वेव नेचर एक्सप्लेन कर देता था, ठीक है। तो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा था। क्या हो रहा था? अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा था, ठीक बात है। लेकिन कुछ आपके फिनोमिना थे, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी पे होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दो फिनोमिना थे। आपका मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन को तो एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन कुछ फिनोमिना जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। और उधर से एक नवी थ्योरी का जन्म हुआ, एक नवी रेवोल्यूशनरी थ्योरी का जन्म हुआ, जिसको बोलते हैं प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है। उसको देखते हैं, इधर से अब आपका जन्म हुआ, क्योंकि ये थ्योरी, मैक्सवेल की थ्योरी आपकी इन दो फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इन दो फिनोमिना को हम देखेंगे कि ये फिनोमिना होते क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए हम देखते हैं कि अब आपकी मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इन दो फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, उधर से एक नवी थ्योरी का जन्म हुआ, जिसको बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अब हम उसको देखेंगे कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग ये दो फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाए थे, जो कि ये फेल कर गई थी, मैक्सवेल की थ्योरी फेल कर गई थी इन दोनों फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए। उसको देखते हैं कि अब आपका जो आज का लास्ट टॉपिक है कि प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी क्या थी, उसको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, और आज का चैप्टर, आज का जो लेक्चर है फिर आपका खत्म कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मैक्सवेल ने माना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितनी भी आपकी लाइट वगैरह है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इन सब का क्या होता है, वेव नेचर होता है, ठीक है। उसके जो प्लैंक्स भाई साहब आए थे, इन्होंने थ्योरी दी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ये थ्योरी थी, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक बात है। अच्छा, अब इनकी थ्योरी का जो इन्होंने माना, देखो इसी में युद्ध हो रहा है कि लाइट कोई बोल रहा है वेव नेचर, कोई बोल रहा है पार्टिकल नेचर है, ठीक है। अभी इनमें युद्ध चल रहा है। आगे जाके हम कुछ चीजें देखेंगे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वगैरह देखेंगे, उधर जाके इन चीजों का कंक्लूजन निकलेगा कि फाइनली करेक्ट कौन था, बाद में पता लगेगा। अभी तो आप देखो जो चल रहा है। उसके बाद आई थी थ्योरी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इन्होंने कंसीडर किया था पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इन्होंने बोला कि लाइट का पार्टिकल नेचर, उन्होंने बोला था वेव नेचर, इन्होंने बोला पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। इन्होंने बोला पार्टिकल नेचर है लाइट का, ठीक है। इन्होंने बोला लाइट का पार्टिकल नेचर है, मतलब इन्होंने बोला इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो भी आपकी लाइट्स आ रही हैं वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में आती है। मतलब जितनी भी लाइट्स हैं वो स्मॉल पैक, उनमें वो हर एक उनमें जितनी भी लाइट्स आपकी आ रही हैं वो सब स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बनी हुई है। मतलब एक छोटे छोटे पैकेट्स, मान लो आप एक छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बनी है, और एक छोटे छोटे पैकेट ऐसे ऐसे ट्रैवल करके आ रहे हैं। उसी को उन्होंने बोला कि ये आपकी लाइट है। मतलब लाइट आपकी स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है, और वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी ही आपकी स्पेस में ट्रैवल करती है। मतलब कोई लाइट अगर आ रही है तो स्मॉल स्मॉल पैकेट्स आ रहे हैं एनर्जी के, उन्होंने ये बोला। और उन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को उन्होंने नाम दिया क्वांटा का। इन्होंने क्या बोला, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू हिम
एनर्जी अकॉर्डिंग टू हिम लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव contains small packets of energy, known as क्वांटा, उनको उन्होंने नाम दिया क्वांटा का, ठीक है, कि जो लाइट है, लाइट छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मिलकर बनी है। कि एक लाइट अगर आ रही है, मतलब अगर आपकी कोई लाइट अगर लाइट आ रही है तो एक्चुअल में ये लाइट नहीं है, ये ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो लाइट आपकी आ रही है ये छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, और ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी को इन्होंने नाम दिया क्वांटा। इन्होंने पैकेट्स ऑफ एनर्जी को इन्होंने नाम दिया क्वांटा, ठीक है, क्वांटा। और अगर मैं किसी एक पैकेट को कंसीडर करूं तो इसका नाम, इसको हम बोलते हैं क्वांटम, है ना, क्वांटम। एक की हम बात करें, जब आपके ग्रुप ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी हो उसको क्वांटा बोलते हैं, मतलब क्वांटा आपकी एक प्लूरल फॉर्म है ना, जब बहुवाचक है, ठीक है। क्वांटा मतलब बहुत सारे पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। क्वांटम मतलब अगर हम एक पैकेट की बात करें, एक पैकेट ऑफ एनर्जी की बात करें तो उसको हम बोलते हैं क्वांटम, ठीक है। और लाइट के केस में इस क्वांटम वर्ड को ही फोटोन वर्ड से भी बोला जाता है। इस क्वांटम वर्ड को ही फोटोन बोला जाता है कि लाइट के केस में, है ना। अगर लाइट के केस में बात करें, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए आप क्वांटम वर्ड यूज कर सकते हो, लेकिन अगर स्पेशली हम बात लाइट की करें तो आप क्वांटम वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो फोटोन के। मतलब लाइट के केस में क्वांटम फोटोन एक दूसरे के एक ही नाम है। मतलब जैसे मेरा नाम आपके घर में कुछ और नाम से ही बुलाते होंगे और आपका ऑफिशियल नेम कुछ और होगा, इसी तरह लाइट के केस में आप क्वांटम को फोटोन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इनके अनुसार ये था कि जितनी भी लाइट्स आ रही है उन सब में एक्चुअल में फोटोन्स ट्रैवल हो रहे हैं, मतलब स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी ट्रैवल हो रही है, जैसे कि अभी हमने देखा, ठीक है। लाइट एक स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है, जिसको उन्होंने नाम दिया क्वांटा। ये इनके अकॉर्डिंग थ्योरी थी। इन्होंने बोला कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये थी कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू हिम लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंटेन्स स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज ए क्वांटा। उसको उन्होंने नाम दिया क्वांटा। कि लाइट में क्या होती है, लाइट जो आपकी आ रही है उसमें स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है, लाइट आपकी ट्रैवल करती है इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, और इनको नाम दिया इन्होंने क्वांटा, ठीक है। और उसका एक, अगर हम एक सिंगल पैकेट की बात करें तो उसको हम बोल देंगे क्वांटम, उसको लाइट के केस में हम बोल देते हैं फोटोन भी, उसको लाइट के केस में हम फोटोन भी बोल देते हैं। अच्छा, इन्होंने बोला, ठीक है। इन्होंने जब ये बोला उसके बाद इन्होंने इनके कुछ जो फाइनल कंक्लूजन थे उसके बारे में अगर बात करें, पहला कंक्लूजन तो यही था कि इन्होंने बोला कि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ ए स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज ए क्वांटा, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था मैक्सवेल भाई साहब ने कि जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। इन्होंने क्या बोला कि लाइट जो है स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करती है। इन्होंने पार्टिकल नेचर को कंसीडर किया था, उन्होंने वेव नेचर को, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला। उसका इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या बोला, अगर मैं इनके दो तीन फाइनल कंक्लूजन दूं, और इन्होंने बोला जो आपकी जो क्वांटम था, जो क्वांटम में पैकेट्स ऑफ एनर्जी थी ना, अगर मैं एक क्वांटम की बात करूं तो ये जो पैकेट ऑफ एक क्वांटम है, इस क्वांटम की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। इन्होंने बोला क्योंकि ये स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, मतलब इन सब में एनर्जी स्टोर है, तो जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ए वन क्वांटा, मतलब एनर्जी ऑफ ए क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। इधर से और आपका रिलेशन आया था कि E बराबर है एच म्यू के, जिसमें एच है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, एच है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.632, ठीक है, 6.632 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, जूल सेकेंड। ये होती है आपकी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है, आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इनका दूसरा पॉइंट ये था कि जो इन्होंने पहला क्या बोला कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करती है,
उसके बाद उन्होंने बोला कि जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है जिनको हम क्वांटम बोल रहे हैं, उस क्वांटम की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के, कि मतलब जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसमें एनर्जी का स्टोर ज्यादा होगा, वो ज्यादा हाईली एनर्जेटिक वेव होगी उनके अनुसार था। जिस जैसे मतलब इससे मतलब एक कंक्लूजन निकला, जो आपकी गामा रेज थी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब गामा रेज एक सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसमें ज्यादा एनर्जेटिक वाली वेव है। तो मतलब गामा रे आपकी हाईली एनर्जेटिक वेव्स हैं और आपकी रेडियो वेव लो एनर्जेटिक वेव्स हैं, ठीक है। इनके अनुसार ये निकला, ठीक है, E बराबर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू, उसे निकाला कि एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज इक्वल टू H, E बराबर H म्यू के है, ये इन्होंने बोला। उसके बाद इन्होंने बोला द टोटल एनर्जी emitted या ऑब्जर्व बाय बॉडी is always integral multiple of H म्यू, मतलब E टोटल बराबर होगा NH म्यू के। मतलब इन्होंने बोला कि कोई अगर बॉडी है, वो बॉडी अगर आपकी एनर्जी को या इमिट कर रही है, फोटोन्स को या क्वांटम को इमिट कर, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को इमिट कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, तो हमेशा वो इंटेग्रल मल्टीपल होगा इस क्वांटम का ही। मतलब ऐसा नहीं होगा जैसे, मतलब ऐसे होगा कि जैसे मतलब या तो एच म्यू के फॉर्म में आएगी या 2H म्यू या 3H म्यू, ऐसे आपकी जो एनर्जी इमिट या ऑब्जर्व होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 3.1 H म्यू हो गया, ऐसा नहीं होगा। देखो H म्यू का मतलब कि एक फोटोन है ना, 2H म्यू का मतलब कि 2 फोटोन्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। 3H म्यू का मतलब कि 3 फोटोन्स ऑफ एनर्जी है, 3 फोटोन्स ऑफ एनर्जी, आप ऐसा समझ सकते हो। अब 3.H म्यू का मतलब क्या, कि 3.1 फोटोन्स ऑफ एनर्जी है। अरे आप फोटोन को काट थोड़ा दोगे, है ना, फोटोन को काट थोड़ा दोगे, ठीक है, तो आपकी फ्रैक्शन में नहीं होगा कभी, आपका ये फ्रैक्शन में नहीं होगा कभी। इन्होंने बोला कि जो टोटल एनर्जी इमिटेड और ऑब्जर्व बाय बॉडी इज ऑलवेज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ H म्यू, कि जो आपकी जो एक क्वांटम की एक पैकेट ऑफ एनर्जी ये है, और जो कितनी एनर्जी को इमिट ऑब्जर्व करेगा वो हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल होगा H म्यू का, है ना। H म्यू का इंटेग्रल मल्टीपल होगा, n के आपकी इंटीजर वैल्यू है 1 2 3 4 ऐसे होगा, और कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा 3.H म्यू या 4.H म्यू, ऐसे कभी भी नहीं होगा, ऐसे चीज कभी भी नहीं होगी। इन्होंने ये चीज बोली, ठीक है। तो इनके 3 फाइनल पॉइंट यही थे कि इनके अकॉर्डिंग जो लाइट है, लाइट कंटेन्स स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज ए क्वांटा, ठीक है। मतलब अब आपकी मैक्सवेल थ्योरी ने आपको क्या बताया था कि कंटिन्यूअस इमिशन होती है ना, बस लास्ट पॉइंट समझ लो। मैक्सवेल थ्योरी ने आपको क्या बताया था कि कंटिन्यूअस इमिशन होती है। क्या बोला था उन्होंने? बोला था कि कंटिन्यूअस इमिशन है, अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है लाइट के केस में। अब सोचो क्या, अगर कोई वेव है, वो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई वेव लगातार एनर्जी को इमिट करते जा रही है, मतलब लगातार एनर्जी को इमिट करना कि मतलब उसमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अरे यार अगर कोई वेव, वो बोल रहे हैं कि कंटिन्यूअस इमिशन हो रही है, कंटिन्यूअस, इसको थोड़ा सा इरेज कर दें क्या, इसको इरेज कर देते हैं छोटा सा, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया, E बराबर H म्यू ये सब, ठीक है। अब ध्यान से समझो, लास्ट फाइनल कंक्लूजन समझो, यही सबसे मेन बात है आज के लेक्चर के, जो सबसे मेन पॉइंट है वो अब मैं बताने जा रहा हूं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको समझो। अब मैक्सवेल भाई साहब ने क्या बोला था कि कंटिन्यूअस इमिशन या अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है, अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ये इन्होंने बोला था मैक्सवेल ने, ठीक है। ये बोला था इन्होंने मैक्सवेल भाई साहब ने कि कंटिन्यूअस इमिशन या अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है, इन्होंने बोला था। अब क्या सोचो, कंटिन्यूअस इमिशन का मतलब क्या, कि लगातार कोई वेव एनर्जी को इमिट करते जा रही है। अब लगातार कैसे इमिट कर सकती है यार, मतलब लगातार करते ही आ रही है, इसका मतलब तो ये है, इसका मतलब तो है कि उसमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर है। अरे किसी चीज में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी थोड़ा होती है यार, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ना। किसी वेव की एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी थोड़ा होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही अनवैलिड प्रूफ हो जाएगा, है ना। किसी चीज में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी थोड़ा हो सकती है, और यार अब्जॉर्प्शन भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती है। मतलब कोई बॉडी है, वो एक लिमिटेड, उसकी एक क्षमता है ना कि वो इतनी ही एनर्जी को स्टोर कर सकती है, इतनी ही एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकती है।
ये थोड़ा कि इन्फानाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करके रख देगी, ऐसा तो नहीं होता। तो इसका कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा था, ठीक है। मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो था कि कंटिन्यूअस इमिशन या अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है, ये चीज आपकी गलत प्रूफ हो रही है। आपको कॉमन सेंस से भी आप सोचोगे तो आपको समझ आ रहा है ना, कि कंटिन्यूअस इमिशन या अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी नहीं होगी। कंटिन्यूअस इन्फानाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्जॉर्व नहीं कर सकता या इन्फानाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज नहीं कर सकता। ऐसी कोई बॉडी नहीं जिसमें इन्फानाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, या कोई ऐसी बॉडी जो कि इन्फानाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी को खींच ले। हाँ, ब्लैक होल्स वगैरह को छोड़ दें अभी तो, ठीक है। ब्लैक होल्स में भी कुछ चीजें होती हैं जो कि पूरी 100% नहीं होती, ब्लैक होल्स में कभी और आएंगे, ठीक है। अभी बात करें इस पे, ठीक है। तो मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था जो कि गलत प्रूफ हो गया था, है ना। इनके अकॉर्डिंग, प्लैंक्स भाई साहब के अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटेन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि इनके अकॉर्डिंग ये था, अगर मैं फाइनल एक लाइन लिखना चाहूं कि इनके अकॉर्डिंग ये था, अकॉर्डिंग टू हिम, इसी को अगर मैं करेक्ट कर दूं, चलो, अकॉर्डिंग टू हिम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स there is no continuous emission or absorption of energy but कंटिन्यूस नहीं, डिसकंटिन्यूस होती है, ये डिफरेंस उन्होंने बोला, बट डिसकंटिन्यूस इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी known as a क्वांटा। मैक्सवेल भाई साहब ने बोला था कि कंटिन्यूस इमिशन या अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है, इन्होंने बोला नहीं, कंटिन्यूस, ऐसे कोई कंटिन्यूस इमिशन ऑफ एनर्जी या अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती है। जो आपकी लाइट आ रही है स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में आ रही थी, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में, एक पैकेट आया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, और बस पैकेट आ रहे होते, इतनी तेजी से आ रहे होते हैं कि आपको पता नहीं लगता कि वो कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। सोचो, एक पैकेट्स आ रहे हैं, मान लो एनर्जी के पैकेट्स हैं, फील करो, एक एनर्जी के पैकेट्स हैं, बहुत तेजी से आ रहे हैं, तो आपको ये लगेगा ना वैसे कि कंटिन्यूस आ रहे हैं, लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं है। एक पैकेट आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, ऐसे आ रहे हैं, उनमें टाइम डिफरेंस इतना कम है कि आपको लग रहा है कि कंटिन्यूस, लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं है। वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में आ रहे हैं, एक पैकेट आया, दूसरा आया, तीसरा आया, ऐसे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रहे हैं। फाइनल कंक्लूजन यही था इनकी थ्योरी का कि अकॉर्डिंग टू हिम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देयर इज नो कंटिन्यूस इमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बट डिसकंटिन्यूअस इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज ए क्वांटा, कि जो आपकी जितनी भी लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। इनका फाइनल कंक्लूजन यही था, और वो सब हम देख चुके हैं कि एक क्वांटम की एनर्जी एचम्यू होती है, और जो टोटल कितनी एनर्जी ऑब्जॉर्व या इमिट करेगी बॉडी, उसको वो इंटेग्रल मल्टीपल होती है हमेशा एचम्यू का, वो एचम्यू का हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल होती है। तो ये प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही आगे जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया था सही तरीके से, ठीक है। तो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग वो ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट और फोटो इलेक्ट्रिक का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया था, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इसका एक क्वेश्चन अगर आप छोटा सा करना चाहो तो कर सकते हो। हमने मैक्सवेल थ्योरी और प्लैंक्स थ्योरी दोनों देख चुके हैं। मैक्सवेल थ्योरी ने वेव नेचर ऑफ लाइट को कंसीडर किया था, प्लैंक्स थ्योरी ने आपका पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को कंसीडर किया था, कि इनके अनुसार जो लाइट है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करती है, डिसकंटिन्यूअस वे में, है ना, कंटिन्यूअस वे में नहीं, ठीक है। कंटिन्यूअस वे में ट्रैवल नहीं करती है, डिसकंटिन्यूअस वे में ट्रैवल करती है। अच्छा, ठीक बात है। क्वेश्चन देख लो फिर चलते हैं। हाउ मैनी photons of light contains lambda, let's say 100 nanometer, ठीक है, with which provide
एनर्जी ऑफ 1 किलो जूल, विच प्रोवाइड एनर्जी ऑफ 1 किलो जूल। ये आपका क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी फोटोन्स ऑफ लाइट contains how many photons a light contains, है ना, वो a light contains, इंग्लिश थोड़ा देख लेना यार, ठीक है। how many photons a light contains having a wavelength इतनी which provide energy of 1 किलो जूल। आपसे ये पूछ रहे हैं कि कितने फोटोन्स होंगे ए लाइट में जिसकी वेवलेंथ इतनी है और उसकी एनर्जी कितनी है, इतनी है। आपको ये बताना कि कितने फोटोन्स उसमें होंगे। क्या बता सकते हो? बता सकते हो। आपको पता है कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ फोटो, एनर्जी जो होती है वो हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल होती है एच म्यू का। एनर्जी ऑब्जर्व या इमिट बाय द बॉडी इज ऑलवेज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच म्यू। ये आपको पता है। आपको एन की तो वैल्यू निकालनी है। एन क्या है आपका? नंबर ऑफ फोटोन्स। एन है आपका नंबर ऑफ फोटोन्स, आपको ये निकालना है तो निकाल लेते हैं। आपको देखो वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है, एनर्जी दी हुई है, तो वेव आपको फ्रिक्वेंसी का आपको फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में कन्वर्जन करनी आती है। आपको पता है E बराबर होता है एन एच, ठीक है। म्यू को आप लिख सकते हो सी बाय लैम्डा, म्यू आपका होता है सी बाय लैम्डा के बराबर। तो ई म्यू को आप सी बाय लैम्डा लिख सकते हो। तो इधर से आपका आ जाएगा। अब एनर्जी की देखो आपने फॉर्मूला बना लिया, आपको म्यू पता है कि सी बाय लैम्डा होता है तो आपने ये लिख दिया। अब एनर्जी आपको दी हुई है 1 किलो जूल, मतलब 1 × 10⁻⁴ जूल, ठीक है। मतलब ये आपको 1000 जूल दी हुई है। और एन आपको निकालना है। एच की वैल्यू है 6.632, ठीक है, इंटू 10⁻⁻34। सी है आपका 3 × 10⁸ और लैम्डा आपको दिया हुआ है कितना? 100 नैनोमीटर, 100 × -9। तो ये आपका दिया हुआ है, ठीक बात है। बस ये आप लिखोगे, उसके बाद सोल्व कर लो। चलो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? एन आपका आएगा लगभग बराबर 10⁻3, 10⁻2, 10⁻⁻9, ठीक है, 10⁻⁻9 ये आ गया। और इधर 6.6323 10⁻⁻8, 10⁻⁻34। तो ये आपका आ गया 10⁻⁻34 -26। ये आपका -26 हो गया, है ना। -34 और 8 था तो 26 आ जाएगा। इसको पावर सोल्व करेंगे। आगे देखते हैं। तो आपका आ गया 10⁵, मतलब ऊपर आ गया 10⁵5 -4, तो 10⁻⁻4 आ गया। 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 6.632 इंटू 10⁻⁻26। तो इसको जब सोल्व करेंगे 22 आ जाएगा, है ना। इसको जब सोल्व करेंगे इधर 3 आएगा, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो ऊपर 10⁻22 हो गया, नीचे आपका क्या आया? 3 × 6.632 ये आया, है ना। ये पावर को ऊपर ले गए तो 22 हो गया। 26 - 4 22 हो गया। तो 10⁻24 डिवाइड बाय 3 × 6.63, तो 6.6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 20 के बराबर ही आ जाएगा। तो 1 डिवाइड बाय 20 इंटू 10⁻22। तो इसको हम सोल्व करेंगे। अगर कहाँ करूँ? इधर कर दे, इधर कर देते हैं ना। तो आपका फाइनल आया, एन की वैल्यू आई 10⁻22 डिवाइड बाय 20। तो 1⁻2 आपका ये आ जाएगा 10⁻21, तो 0.5। तो मतलब 5 × 10⁻20 आ गया। इतने नंबर ऑफ फोटोन्स हैं आपके पास। ये आपने निकाल लिया। एन की वैल्यू जस्ट आपको निकालनी थी, आगे तो कैलकुलेशन ही है, मेन तो आपको ये करना था। ई बराबर होता है एन एच सी बाय लैम्डा के। आपको ई की वैल्यू दी हुई है, एच की वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू भी आपको पता है, लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन दी हुई है। सब पुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, आपने जस्ट पुट कर दिया, ठीक है। एन की वैल्यू निकाल ली आपने, इधर सब कुछ ई की वैल्यू पुट की, एच की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की, और आगे आपने लैम्डा की वैल्यू पुट की। जब आपने सब वैल्यू पुट करके आप इसको जब आपने सोल्व किया, फाइनली सोल्व करने पे आपका एन आया इतना। तो आपको ये पता लगा कि किसी लाइट जिसकी वेवलेंथ इतनी है और वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, उसमें कितने नंबर ऑफ फोटोन्स हैं? उसमें 5 × 10⁻20 फोटोन्स हैं। 5 × 10⁻20 फोटोन्स उसमें स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं। इतने उसमें पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, आपको पता लगा।
ठीक बात है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था, इस पे भी कभी कभी ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। तो आज हमने देख लिया फाइनल कंक्लूजन। अगर 1 सेकंड 10 सेकंड में बोलना चाहूं तो मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग वेव नेचर था, मतलब कंटिन्यूस इमिशन या अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रही है, जो कि उसको फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी को प्रूफ नहीं कर पाई थी, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। फिर एक नवी थ्योरी आई थी प्लैंक्स क्वांटम की थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि एनर्जी जो है वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में आती है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आती है, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में आती है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, और उन सबको हमने नाम दिया था क्वांटा। ठीक है, और उस थ्योरी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक कंसेप्ट को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया गया था, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो आज हमने मैक्सवेल थ्योरी और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देख चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स बनाते रहो, तैयारी करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, अगले लेक्चर में आपको डीपीपी पहले मिल जाएगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए गुड डे।